सुप्रभातम। जय श्री राम। कल हमने बेटा तलाश भारत की खोज का शीर्षक तलाश आधा पाठ पढ़ लिया था, सो हम उसको आज आगे पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की, और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। तो जवाहरलाल नेहरू जी गांव-गांव गए। गांव में लोगों को उन्होंने बताया कि भारत अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग संप्रदाय समुदाय में, क्षेत्र में बटा होने के कारण भी एक है। किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और उसकी मुक्ति के लिए, उसको आज़ाद कराने के लिए हमें संघर्ष कर रहे हैं। हम अपना जी जान उस पर लगा रहे हैं। कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। इसका हिस्सा एक दूसरे से अलग होते हुए भी ये भारत कैसे है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या कैंप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे। यानी हर तरह से लोगों का शोषण हो रहा था जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही वह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। ये काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस प्रकार से उसका क्या आस है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें और तब वे एक दूसरे की ओर, फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से टूट नाता है, जवाब में कहता है कि वह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते। आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, हम सब हमें प्रिय है। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता।
उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो लेखक इस प्रकार से गांव के लोगों के पास जा कर के उनसे पूछता कि भारत क्या है, तुम कौन सी मिट्टी से प्रेम करते हो, तुम अपनी जन्मभूमि से करते हो, राज्य की मिट्टी से करते हो, देश की मिट्टी से करते हो। तो लोगों के सामान्य जवाब आते थे कि हम पूरे देश से ही प्रेम करते हैं। भारत माता की विविधता और एकता, भारत की विविधता अद्भुत है। विविधता यहाँ की अनेक चीजें भिन्न हैं, अद्भुत, अनोखी है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। यानी हम सब की अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग रहन सहन, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान की भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियों जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्तावशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था, सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबको अपनी अलग अलग विशेषताएं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। ये जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है। बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से है। कहने का अभिप्राय, पठान हो चाहे तमिल हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, तमिल हो, उड़िया हो, आंध्र हो, गुजराती हो, मराठी हो, चाहे बंगाली हो, लेकिन हम सब जब इकट्ठे होते तो हमारी एक ही पहचान है, और वो पहचान है हमें भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही और उनके नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जब जद हो गए, यानी उसी में मिल गए।
जब भी विघटनकारी तत्व उभरे तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के सौपन ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्व के या विश्वास के मानवीकरण के रूप में नहीं हो की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। यानी यहाँ पर हर किसी की बात को, हर किसी की भाषा को, हर किसी की संस्कृति को उतना ही महत्व है जितना महत्व हमारी अपनी संस्कृति को है। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूह की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती हैं। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजीबपन का बोध होता था, निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। कहने का अभिप्राय है बच्चों कि चाहे हम किसी भी संस्कृति के, किसी भी धर्म के लोगों से मिलें, लेकिन हमें अपने भारतीयपन का अलग ही एहसास होता है और हमारे भारत में जो कोई भी आया वो भारतीय बनकर ही रह गया। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि को अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनको की मैंने यात्रा की। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती के जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रचार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या बसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच में कलकल खलखल करता झरना बहता। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। जन संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती हैं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर आया था।
इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों, टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण, महाभारत और अन्य माध्यम से भारत के प्राचीन अन्य ग्रंथ की जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इस घटना कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उसमें उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोज़मर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत की ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुराकथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। तिस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विषम में विमुग्ध हो जाता, हैरान और मोहित। वे मुझे पुराने भीति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती थी कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर वह यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थीं और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचल कर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भल मन साहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। तो बेटा, आज हमारा ये तलाश शीर्षक पूरा हुआ। इसमें लेखक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने एक तलाश शीर्षक के माध्यम से पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत के लोगों की मन की दशा को जाना और जाना कि प्रत्येक आदमी इन अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहता है, जंजीरों से छुटकारा पाना चाहता है और वो एक स्वतंत्र आज़ादी चाहता है। और उन्होंने ये भी देखा कि पीढ़ी दर कुचलने के बाद भी हमारे लोगों में कितना रचना कौशल है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। उनकी सोच, उनकी याददाश्त, उनके बात करने का तरीका, कहानियों से, अपनी तरह तरह की विभिन्न शैलियों से, तो लेखक ने जाना कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आज़ादी चाहता है और यही उनका मकसद था। सो आज का हमारा पाठ पूरा हुआ। मैं राजेश शास्त्री, G++ बैणी कुंगड़, धन्यवाद।